हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन का इंतज़ार के बाद आप लोग के लिए लेके आ गए हैं पूरा इकोलॉजी का पूरा यूनिट, जिस यूनिट में चारों चैप्टर है। आप लोग का शॉर्ट रिवीजन, इस शॉर्ट रिवीजन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराया जाएगा। हम चाहते हैं कि इसका लिंक आपको यूट्यूब में मिलेगा और जाके सबको ही स्पीड में देखें या स्लो देखें। जिसको दिक्कत है तो स्लो देखें, जिसको आता है स्पीड में देखें। जहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आप नोट्स को लेकर बैठे, हम यहाँ पर मार्किंग करते हुए जाएंगे और आपको शॉर्ट रिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप बैठोगे 1-1.5 घंटा के अंदर पूरा इकोलॉजी रिवाइज हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इकोलॉजी से हमेशा बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल सवाल आते हैं और तो आपको अच्छे से हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो है इकोलॉजी का, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इकोलॉजी का डेफिनेशन कभी कभी पूछता है यहाँ पर, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, सिंपल सी बात है, पढ़ाए थे, ठीक है। किसके बीच होता है? किसी सजीव जंतु और उसके इन्वायरमेंट के साथ जो लेन देन होता है या इंटरेक्शन होता है, उसी को इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी जो वर्ड दिया था सबसे पहले किसने दिया था? रीटर। किसने दिया था? रीटर ने दिया था, ठीक है। इकोलॉजी फर्स्ट यूज बाय रीटर बट इट्स ऑथेंटिक यूज बाय अर्नेस्ट हैकल। तो ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कौन है? रामदेव मिश्रा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? और इकोलॉजी को हम लोग 4 लेवल पर स्टडी करते हैं, ठीक है। इकोलॉजी कंसर्न विद द 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले क्या था? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम, है कि नहीं? तो ऑर्गेनिज्म क्या था? इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति को ऑर्गेनिज्म कहते हैं, किसी व्यक्ति के समूह को। पॉपुलेशन ऑफ क्या जी? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज। और कम्युनिटी बताए थे, ग्रुप ऑफ स्पेसीज ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, है कि नहीं? कम्युनिटी। फिर बताया था बायोम, जब हम लोग कम्युनिटी में इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐड कर देते हैं तो क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें ऑर्गेनिज्म। स्पेसीज ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ये बात भी बताया गया था आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, पॉपुलेशन, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज, एक ही प्रजाति के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पेसीज, आपको ये बात भी बताया गया था। बायोम, अब उसी में जो हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐड करते हैं, रीजन भी करते हुए बायोम, ठीक है। आइए, तो एक सवाल आता है, ध्यान से देखना, ठीक है, कि इतने प्रकार के बायोम्स क्यों बने हैं? तो यहाँ याद रखना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम प्रेजेंट इन नेचर, ठीक है। 4 मेजर बायोम जो है आपको यहाँ पर हम दिखाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपका एनसीईआरटी में आपको दिखाए भी थे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, डिजर्ट्स है, सी कोस्ट है और डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये 4 याद रखना, रटना नहीं है, दिमाग में रखना है। एक्स्ट्रा बाकी ग्रासलैंड बायोम है, अल्पाइन बायोम है, टुंड्रा बायोम है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर आपको बताया गया था नीच। नीच क्या है? तो बताए थे डेफिनेट रेंज ऑफ कंडीशन, जैसे कि टॉलरेंस, डाइवर्सिटी इन रिसोर्सेज, ठीक है, यूटिलाइज डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम टुगेदर कंस्टिट्यूट ए नीच। इकोलॉजिकल नीच क्या बोले थे? कि 2 डिफरेंट स्पेसीज हैविंग सिमिलर नीच प्रोफेशन बट प्रेजेंट इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया, 2 अलग अलग प्रजाति हो जिसका भोजन सेम हो, लेकिन दोनों जब अलग अलग प्रजाति अलग अलग एरिया में प्रेजेंट होता है तो उसको इकोलॉजिकल नीच कहा जाता है। इसको बढ़िया से हम लोग समझाए थे, जैसे कि टाइगर भी मीट खाता है और वाइल्ड डॉग भी मीट खाता है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह में पाया जाएगा, लेकिन दोनों में कोई राइवलरी नहीं होने वाला है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना। इन्वायरमेंटल फैक्टर विच अफेक्ट इकोलॉजी, ठीक है। तो 4 फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाए थे, ये लाइन को याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल फैक्टर विच अफेक्ट इकोलॉजी, टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या था? सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करने वाला कौन है? टेम्परेचर ही था, वाटर था, सेकंड मोस्ट है, उसके बाद लाइट है, सॉइल है। तो इसलिए इस सबको थोड़ा सा ध्यान से देखो। टेम्परेचर पर बहुत सवाल आता है आपका, यहीं पर हम बात करें टेम्परेचर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट इकोलॉजिकल फैक्टर विच कंट्रोल डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर कौन है? टेम्परेचर है, ठीक है। और टेम्परेचर के टॉलरेंस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, हम लोग 4 प्रकार के ऑर्गेनिज्म बनाए हैं। मेगा मतलब बहुत ज़्यादा, मेगाथर्मस ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाएगा ये, जैसे कि वार्म एंड हॉट एरिया में। मेजोथर्मस सब ट्रॉपिकल एरिया में, माइक्रोथर्मस टेम्परेट रीजन में, हेकेस्टोथर्मस पोलर रीजन में, ठीक है। टेम्परेचर के रेसिस्ट करने के आधार पर फिर से 2 प्रकार के एनिमल्स को हम लोग डिवाइड किए थे, स्टेनोथर्मल और यूथर्मल। स्टेनोथर्मल किसको बोले थे? यू का मतलब क्या असली? स्टेनोथर्मल वो एनिमल्स होते हैं जो थोड़ा सा टेम्परेचर को सही करता है। रेसिस्ट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, कितना डिग्री? 20 से 25 डिग्री
ऐसे एनिमल्स जो 20 से 25 डिग्री से टेम्परेचर सिर्फ सह सकता है उसको स्नोथर्मल बोलेंगे, और ऐसे एनिमल्स जो बहुत लो से हाई टेम्परेचर तक सह सकता है 0 से लेकर 40 तक उसको बोलेंगे यूथर्मल। और इसका एग्जाम्पल क्या था, पोलर बियर्स और लिजर्ड्स। बाकी मैमल्स, बर्ड्स, वार्म ब्लड एनिमल जितने भी होते हैं सारे यूथर्मल्स होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। फिर हम लोग देखेंगे वाटर। वाटर क्या था, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन था आपका, टेम्परेचर। तो वाटर बोले थे, वाटर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। अबाउट 71% ऑफ द लैंड एरिया कवर विद द वाटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वाटर कंस्टिट्यूशन ऑफ सॉल्ट दैट इज सैलिनिटी। कहता है कि पानी के अंदर सबसे ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है, पानी के अंदर नमक की मात्रा, उसको क्या बोलेंगे, सैलिनिटी। तो अब ये डाटा आप ध्यान से देखिए, वाटर वाला देखिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वाटर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दैट इज सलाइनिटी। अब वाटर बॉडी और उसका सलाइनिटी लेवल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो मिट्टी के अंदर जो हम लोग पानी वानी पीते हैं, ठीक है, ज़मीन के अंदर जो पानी है उसमें जो नमक का मात्रा कितना है जी, लेस देन 5%, लेस देन है, ध्यान देना, ठीक है, लेस देन 5%, ठीक है। यहाँ आप देखो डाटा एनसीईआरटी का है। और समुद्र का कितना, 30 से 35%। हाइपर सलाइन लगून में कितना है, ग्रेटर देन 100%। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको, बार बार हर साल पूछा जाता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस सैलिनिटी, ठीक है। नमक की मात्रा सहने के आधार पर फिर से दो प्रकार के एनिमल्स, एक तो स्टेनोहेलाइन और एक यूहेलाइन। स्टेनोहेलाइन क्या होगा, जाहिर सी बात है, नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी है, सॉल्मन फिश इसके अंदर आएगा, ठीक है। और यूहेलाइन को वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, शार्क आएगा, जो समुद्री मछली है यूहेलाइन होता है, बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा को सहता है, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास इकोलॉजिकल फैक्टर जो है लाइट है। लाइट पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोले थे, कितना नैनोमीटर आएगा, 400 से 700 नैनोमीटर रेंज का आता है। लाइट से क्या क्या फर्क पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस पर फर्क पड़ेगा, फोटोप्रोड्यूसन पर पड़ेगा, माइग्रेशन पड़ेगा, रिप्रोडक्शन में। हेलियोफाइट्स कुछ प्लांट होते हैं ऐसे प्लांट्स जिसको क्या चाहिए, हाईलाइट इंटरेस्ट चाहिए। सियोफाइट्स कैसे चाहिए, सेडी लाइट। ये वाला जोन आप बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है, लाइट का। लिटोरल जोन हाईएस्ट प्रोडक्टिव, सबसे ज़्यादा आपको बताए थे, ये कोई मान लो नदी या तालाब है, ठीक है, ये नदी का किनारे है, और यहाँ पर देखो कितने सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं, है कि नहीं है, कितने सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं। तो ये किनारा वाला जो जोन होता है इसको लिटोरल जोन बोलते हैं, ये हाईएस्ट प्रोडक्टिव जोन होता है, ठीक है। और ये बीच वाला पानी वाला एरिया को क्या बोलते हैं, फोटिक जोन, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, एलिमिनेटिक जोन बोलते हैं, और यहाँ पर प्रोड्यूसर उत्पादक पाए जाते हैं, ठीक है। और बीच वाला ये वाला को बोलते हैं प्रोफंडल या बाइसल जोन, जहाँ पर कंज्यूमर पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे नीचे जो मरवर जाएगा, ठीक है, उसको बेंथिक जोन बोलते हैं, जहाँ पर डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है और ये हाईएस्ट डेप्थ होता है, ठीक है। तो ये जोन आप एक बार जरूर देख के जाना, फोटिक जोन, प्रोफंडल जोन और आपका बेंथिक जोन। फोटिक जोन में प्रोड्यूसर पाया जाएगा, प्रोफंडल में कंज्यूमर पाया जाएगा, और बेंथिक में डिकम्पोजर। और सबसे ज़्यादा जो आपका उत्पादक जोन होता है कौन सा होता है, लिटोरल जोन, ठीक है, हाईएस्ट प्रोड्यूसर, याद रहेगा। आइए, उसके अलावा हमारे पास चौथा जो इकोलॉजिकल फैक्टर था हमारे पास, वो क्या था हमारे पास, सोइल। तो सोइल का लेवल को बांट ही दिए थे, ओ होरिजोन, ए नोट फ्रेश फॉलन पार्ट्स होता है, ए होरिजोन, ठीक है, बी होरिजोन, सी होरिजोन, ये सब ध्यान देना है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जो ध्यान देना है यहाँ पर ध्यान देना है, आइए इधर थे, ठीक है। आइए, रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एबायोटिक फैक्टर, ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, ठीक है। रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक नहीं कह रहा है, एबायोटिक कह रहा है। तो सबसे पहले कौन है, रेगुलेटर एनिमल्स होगा, कन्फॉर्मर होगा, माइग्रेशन होगा, सस्पेंड। तो ये ग्राफ देखिए किसके किसके वर्सेस दिया, एक्सटर्नल लेवल वर्सेस इंटरनल लेवल। ये जो ग्राफ है सीधा सीधे जो जा रहा है कन्फॉर्मर, मतलब क्या, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज के साथ साथ इंटरनल भी चेंज हो रहा है इसमें, ठीक है, एक्सटर्नल के साथ इंटरनल भी चेंज हो रहा है। देखिए ये देखिए कन्फॉर्मर, लेकिन एक यहाँ पर देखिए तो क्या है, फिक्स है, दैट इज़ द स्टेबल है, ठीक है। इसको बोलेंगे इंटरनल, आपका क्या है, फिक्स है, एक्सटर्नल चेंज के बावजूद भी इंटरनल चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसे गया थोड़ा सा फिर चेंज हो गया, पार्शियल रेगुलेटर। तो इसको अब ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है। रेगुलेटर दे मेंटेन होम्योस्टेटिस, मतलब क्या, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, बाहर के वातावरण के साथ अंदर का वातावरण का टेम्परेचर, मतलब हमारा बॉडी अभी बाहर मतलब ठंड है तो क्या है 15 डिग्री है, लेकिन हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री। तो बाहर के साथ जब हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो ऐसे एनिमल्स को रेगुलेटर कहा जाता है। और रेगुलेटर कौन होता है आपका, बर्ड्स और मैमल्स। तो डाटा ध्यान से देखना, डाटा ध्यान से देखना है, रेगुलेटर। तो क्या लिखे, दे मेंटेन होम्योस्टेटिस, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर या ऑस्मोटिक कंसेंट ऑल दो चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाहर के वातावरण के साथ साथ इसका इंटरनल चेंज नहीं होता है, ये होम्योस्टेटिस मेंटेन रखता है आपका। तो यहाँ पर उदाहरण क्या था, बॉडी टेम्परेचर, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। द कैपेसिटी इज फाउंड इन ऑल मैमल्स एंड बर्ड्स एंड फ्यू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। आपको याद रखना चाहिए
कि रेगुलेटर कौन होते हैं, दुनिया के सारे मैमल्स और बर्ड्स। इसी के अंदर से बाहर का चेंज के साथ अंदर का चेंज नहीं होता, बाकी दुनिया के सारे में चेंज होता है। ठीक है, अब आइए फिर से यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए। कन्फर्म मोड पर एक सवाल आता है अबाउट 99% एनिमल्स, दुनिया में 99% एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स आर कन्फर्मर एंड दे चेंज अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब कि दुनिया के 1% को छोड़कर 99% एनिमल्स और सारे के सारे प्लांट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ चेंज होने के साथ साथ उसका इंटरनल इन्वायरमेंट का बॉडी टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। तो जो बाहर के साथ अंदर का भी चेंज हो जाए उसको कन्फर्मर बोलते हैं, और जो बाहर के साथ अंदर का चेंज ना हो जाए उसको रेगुलेटर बोलते हैं। ठीक है, फिर बोले थे ध्यान रखना ये डाटा। आइए फिर माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह भाग जाना। जब बाहर का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो, दिक्कत वाला हो, तो वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। दे मूव अवे, ठीक है, टेम्प्रेरी फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट, याद रखना टेम्प्रेरी जाता है, एंड रिटर्न बैक टू व्हेन स्ट्रेसफुल कंडीशन इज ओवर, और जब मौसम ठीक ठाक हो जाएगा तो वापस आ जाए। जैसे कि मोस्ट वीवे मेरे तरफ से ऑब्जेक्टिव का सवाल था ये, क्योलाडो नेशनल पार्क, जहाँ कहाँ पर है, भरतपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखिए। क्यों एग्जाम्पल कहाँ है जाई ना, क्योलाडो नेशनल पार्क भरतपुर, ठीक है, राजस्थान, होस्ट थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया एंड एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन। भरतपुर राजस्थान में एक पार्क है क्योलाडो नेशनल पार्क, यहाँ पर ठंडी के मौसम में साइबेरिया से और अदर ठंडी जगह से हज़ारों पक्षी यहाँ आते हैं। फिर जब ठंडी ख़त्म हो जाता है तो यहाँ से फिर भाग के चले आते हैं। तो ये लोग क्या होता है कि टेम्पररी माइग्रेट करता है, ठीक है, स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचने के लिए। तो एक बात ध्यान रखना। अब सस्पेंड, सस्पेंड का मतलब अपने आप को क्या कर लेना, पॉज कर लेना। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अनेबल टू रेगुलेट एंड दे सस्पेंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाए तो अपना ग्रोथ को क्या कर लेता है, वो स्टॉप कर लेता है। अब आइए दो टर्म यहाँ पर दिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। हाइबरनेशन, ठीक है, विंटर स्लीप, फ्रॉग, बियर्स, लिजर्ड, स्नेक। बोले थे ठंडी के मौसम में झोला डंडा लेके सिमट जाएगा वो, तो हाइबरनेशन कहलाएगा। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो गर्मी में झोला डंडा लेके भाग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं समर स्लीप, जैसे कि स्नेल फिश वगैरह वगैरह। डाइपॉज क्या होता है, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे कि जू प्लैंकटन। ऐसा क्या होता है कि कभी मौसम जब अनफेवरेबल हो जाए तो कोई एनिमल्स अपना ग्रोथ को स्टॉप कर लेता है तब तक के लिए, जब तक कि बाहर मौसम फेवरेबल ना हो जाए। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। आइए डाइपॉज। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन को वीवीआई करो सब्जेक्टिव सवाल के लिए, ठीक है, एडेप्टेशन को वीवीआई करो सब्जेक्टिव। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू फिट या सूट इन न्यू सिचुएशन, बोले थे नए इन्वायरमेंट या नए सिचुएशन में अपने आप को फिट होने के लिए कुछ उसमें बदलाव आते हैं। तो ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू फिट या सूट इन न्यू सिचुएशन थ्रू मोर्फोलॉजिकल, कैसे चेंज करेगा, मोर्फोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल, दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो याद रखना ये एक एडेप्टेशन क्या है, एक प्रक्रिया है बदलने का, क्या होने के लिए कि एक नए इन्वायरमेंट में अपने आप को फिट करने के लिए। और कैसे चेंज होगा, मोर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल, जिससे उसको क्या फ़ायदा होने वाला है, तो नए इन्वायरमेंट में तो सर्वाइव करेगा और साथ साथ वहाँ पर रिप्रोडक्शन करेगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एडेप्टेशन होता है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे क्या कैसा होता है, बिहेवियर में चेंज हो सकता है, मोर्फोलॉजी में हो सकता है और फिजियोलॉजी में। तो एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। अब आपको पढ़ाए थे कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर द कंगारू रैट बताए थे। तो जो डिजर्ट्स होता है, एक कंगारू रैट पाया जाता है जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। तो कैसे अपने आप को वो जिंदा रखता है, तो कैपेबल ऑफ इट्स all water requirement through its internal fat oxidation in water released as a byproduct, and it also ability to concentrate its urine so minimum volume of water is released। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। नॉर्थ अमेरिका में एक कंगारू रैट पाया था जहाँ पर पानी की बहुत मात्रा बहुत कम होती है। तो कहता है कि वहाँ पर अपने आप को कैसे जिंदा रखता है, तो आपको बताना है कि वहाँ पर जो कंगारू रैट है अपने जो पानी का जो कमी पूरी करती है, तो अपने इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से खुद के बॉडी के जो फैट है उसको ऑक्सीडेशन कराता है। ऑक्सीडेशन कराने की वजह से जो एनर्जी नहीं मिलता है उसको यूज़ कर लेता है, जो पानी निकलता है उसको यूरिन नहीं करता, यूरिन को मिनिमम कॉन्सनट्रेट कर देता है, गहरा कर देता है और बहुत कम यूरिन करता है, ठीक है। तो ये एडेप्टेशन देखना आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब एडेप्टेशन इन डिजर्ट्स प्लांट, मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो रेगिस्तान में या फिर डिजर्ट्स में पाए जाते हैं वो कैसे जिंदा रहते हैं। तो आपको बताए थे कि ऐसे प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि थिक क्यूटिकल होता है, पत्ते के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर मोम का परत होता है मोटा लीफ में, और स्टोमेटा जो होता है बहुत अंदर धसा होता है, डिपिट्स बोलेंगे इसको। ये सवाल पूछा गया है, ध्यान से देखना। तो देखो, थिक क्यूटिकल्स ऑन लीफ एंड सनकेन स्टोमेटा डिपिट्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपेरेशन, वाष्पोत्सर्जन के थ्रू पानी का मिनिमम लॉस होता है। तो कैसे होगा, तो लीफ के ऊपर मोम का परत होता है जिसको क्यूटिकल्स बोलते हैं, और जो स्टोमेटा होता है बहुत अंदर धंसा हुआ होता है, तो सनकेन स्टोमेटा बोलते हैं। उसके अलावा देखो, दे हैव CAM पाथवे, क्रॉस एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे विथ एनिमल्स डैम टू रिमेन
क्लोज ड्यूरिंग द स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम। एक तो पत्ते के ऊपर क्या होगा, क्यूटिकल्स का लेयर होगा, दूसरा जो स्टोमेटा होगा बहुत अंदर धंसा होगा, डिपिट्स बोलेंगे। उसके अलावा क्या होता है कि डे के टाइम उसके अंदर जो होता है आपका स्टोमेटा क्लोज रहता है, रात को खुलता है। फिर देखो अपोन्सिया का आपका दिखा क्या होता है, अपोन्सिया हैव नो लीव्स, ठीक है, विच रिड्यूस द स्पाइन एंड फोटोसिंथेसिस इज टेक्स प्लेस थ्रू द फ्लैट स्टेम। अपोन्सिया में पत्ता ही नहीं होता, पत्ता होगा तो ट्रांसपरेशन हो जाएगा, तो वाटर का लॉस हो जाएगा, तो उसका जो लीफ है, पत्ता है आपका रेड्यूस होकर क्या बना देता है, स्पाइन बना देता है, ठीक है। हाँ, एडेप्टेशन इन कोल्ड एरिया कहता है कि ठंडे जगह में पाए जाने वाले कैसे एडेप्टेशन होता है। तो एलेंस रूल्स आपको बताए थे, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स टू मिनिमाइज वाटर हीट लॉस। कहता है कि ठंडे प्रदेश में जो मैमल्स होते हैं तो उसको जनरली कान और हाथ पैर का साइज छोटा होता है, छोटा होने से क्या होगा कि हीट लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा पोलर सी, ये याद रखना एनसीईआरटी का लाइन है, पोलर सी, समुद्री में जो एक्वाटिक मैमल्स होते हैं, ठंडे बर्फीले इलाकों में जो जानवर होते हैं कैसे होते हैं, उसके बॉडी के ऊपर थिक लेयर होता है किसका, फैट का, बल्बर, फैट का थिक लेयर होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बल्बर बोलेंगे, याद रखना। पोलर सी एक्वाटिक मैमल्स लाइक सील हैव थिक लेयर्स ऑफ फैट बल्बर बिलो देयर स्किन विच एक्ट एज ए इंसुलेटेड टू रेगुलेट हीट लॉस, ठीक है, हीट लॉस का। अब आ गया अपने पास एल्टीट्यूड सिकनेस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, कि जब हम लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं तो पहाड़ पे चढ़ने के कुछ टाइम बाद ही हम लोग को उल्टी जैसा आता है, थकावट लगता है और धड़कन दिल की बढ़ जाती है जिसको हार्ट पल्पिटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है, तो रीज़न या काउज ऐसा क्यों, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड, मतलब ऊपर की तरफ द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो चढ़ने की वजह से पहाड़ पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है बहुत कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन के प्रेशर पर करने की वजह से हमारा बॉडी को कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो उसके लक्षण आपको क्या क्या देंगे, तो नौसिया मतलब जी मिचलाना, उल्टी जैसा लगना, फेटिक थकावट होगा हमको, हार्ट पल्पिटेशन धड़कन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फिर हमारा बॉडी धीरे धीरे कैसे इसको अडेप्टेशन करता है, तो देखो आफ्टर सम टाइम यू गेट एक्यूमुलेटाइज एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग दिस हाउ, कुछ वक्त के बाद फिर ये लक्षण हमारे अंदर खत्म हो जाता है। तो कैसे, तो हमारा बॉडी अपने आप को अडेप्ट कराता है, कैसे कराता है, तो ध्यान से देखिए एडेप्टेशन। तो देखिए 3 पॉइंट है, याद रखना एनसीईआरटी का, द बॉडी कंपनसेट्स लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन। ऑक्सीजन की जैसी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमारा बॉडी आरबीसी की संख्या को बढ़ा देता है, जितना ज़्यादा आरबीसी होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ के बॉडी के अंदर लाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन, जो आरबीसी और हेमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग कैपेसिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको थोड़ा कमज़ोर कर देता है, तो जल्दी से हेमोग्लोबिन आरबीसी को छोड़ देगा, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट, और हम लोग सांस लेने की दर को बढ़ा देते हैं, तो इससे हमारा बॉडी धीरे धीरे अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, कॉम्पनसेट कर लेता है। सिमिलरली फिर लिखा है लिजार्ड्स इन डिजर्ट एरिया, ठीक है, द बॉडी लो टेम्परेचर थ्रू द माइग्रेशन एंड लाइट शेडी एरियाज, जो लिजर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है, डिजर्ट्स एरिया में, तो कैसे अपने आप को अडेप्ट कराता है, तो ज़्यादा धूप होने पे ठंडी में चले जाते हैं और ज़्यादा ठंडी होने से ठंडी से धूप में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का अगला टॉपिक है पॉपुलेशन, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम और स्पेसिस, एक ही प्रजाति के समूह को हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। की स्टोन स्पेसिस भी बताए थे, छोटा साइज में होगा लेकिन उसका रोल बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। बनियान ट्री बताए थे, डिम किस एरिया का लोकल पोर्शन को डिम कहते हैं, ठीक है, लोकल लूट मोहल्ला, ठीक है, इकोफिन, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइए इसको थोड़ा सा आ जाते हैं, बर्थ रेट, सेक्स रेट। आइए पॉपुलेशन एज पर हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, पॉपुलेशन एज इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन एज ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ इंडिविजुअल्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू, ठीक है, डिफरेंट एज ग्रुप। तो आपको पता है प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव कौन होता है, रिप्रोडक्शन से पहले, रिप्रोडक्टिव के टाइम को, और रिप्रोडक्शन के बाद। डिफरेंट एज ग्रुप पिरामिड, ये याद रखना, एक्सपेंडिंग ग्राफ, एक्सपेंडिंग पिरामिड, ध्यान से देखिए, ये है प्री रिप्रोडक्टिव एज, सबसे बड़ा है क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इसी का होता है। फिर रिप्रोडक्टिव एज ये वाला देखिए, फिर पोस्ट वाला सबसे कम। जब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हमको ऐसे दिखता है, और शेप कैसा दिखता है, एक्सपेंडिंग ट्राइंगुलर, ऐसा ग्राफ कहाँ होता है, इंडिया में। लेकिन वहीं पर अगर हम देखे थे स्टेबल या बेल शेप जो चाइना में पाए थे, देखिए प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का संख्या और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का संख्या बिल्कुल सेम है, जबकि पोस्ट का क्या हो गया, कम हो गया। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमको ऐसे दिखेगा, ठीक है, बेल शेप दिखता है, देखो स्टेबल है ये, इसमें देखो फैल रहा है, इसमें स्टेबल है। लेकिन वहीं पर जापान की बात करें तो प्री रिप्रोडक्टिव भी कम है, रिप्रोडक्टिव बीच में, पोस्ट भी कम हो गया, दोनों कम हो गया, ठीक है। तो इसमें डिक्लाइन हो रहा है पॉपुलेशन, और ये ऐसा पॉपुलेशन कहाँ पे आता है आपका, जापान में, ठीक है, कहाँ मिलता है, जापान में। ध्यान रखिए पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए।
यहाँ से देखिए जनसंख्या वृद्धि, डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इन ए गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड फ्लक्चुएट चेंजेस ड्यू टू 4 बेसिस प्रोसेस। ठीक है, कहता है कि किसी एरिया में जो जनसंख्या घनत्व है 4 कारण से बढ़ता है घटता है। तो सबसे पहला जो कारण है हमारे पास, ध्यान से देखिए, नोटेलिटी, बर्थ रेट। ठीक है, जो नॉर्मल प्रोसेस में क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, इमिग्रेशन, बताए थे, इमिग्रेशन प्लस बर्थ रेट। तो इमिग्रेशन स्पेशल केस में जनसंख्या पॉपुलेशन को क्या करता है, बढ़ाता है। तो देखो डेंसिटी इंक्रीज, याद रखना 2 पॉइंट को, नोटेलिटी या बर्थ रेट, और साथ में कौन रहेगा, नॉर्मल केस में जनसंख्या बढ़ाता है, जबकि इमिग्रेशन स्पेशल केस में, लेकिन दोनों बढ़ाता है तो दोनों को कहाँ रखते हैं, डेंसिटी इंक्रीज। वहीं पर मोर्टेलिटी, मृत्यु रेट जिसको बोलते हैं, इमिग्रेशन मतलब यहाँ से कोई निकल के भाग जाएगा, ये दोनों केस में क्या होता है, डेंसिटी घटेगा। इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पेसिफिक इज एन एट टाइम टी, देन आफ्टर एट टाइम टी प्लस पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ये फॉर्मूला हर हाल में आपको ध्यान रखना है और रट के भी जाना है, एग्जाम पे आता है और टिक करने आएगा ऑब्जेक्टिव में। एन टी प्लस 1 बराबर एन टी प्लस बी प्लस आई, मतलब बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन। ठीक है, ध्यान से देखो इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, अच्छा फॉर्मूला है कि एक गिवन टाइम में कि पॉपुलेशन का, एक गिवन टाइम में किसी पॉपुलेशन का डेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है, तो एन टी प्लस 1 टाइम में, तो एन टी प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन, तो याद रहेगा। अब आइए यहाँ पर, मान लो ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसमें कोई आके घुस रहा है तो प्लस दोगे, इमिग्रेशन क्या कराएगा, बढ़ाएगा जनसंख्या को, नोटेलिटी देखो बर्थ रेट हो रहा है मतलब जन्म दर बढ़ रहा है तो जनसंख्या क्या कराएगा, बढ़ाएगा। जबकि इसी पॉपुलेशन में से कोई मर गया तो डेंसिटी क्या करेगा, घटेगा, और कोई भाग गया तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। तो ये ग्राफ आपको पढ़ाते हैं हमेशा। अब का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे नज़र से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, मेरे नज़र से भी और आपके नज़र से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बाबू, ध्यान देना एकदम पूरा का पूरा। ग्रोथ मॉडल मोस्ट वीवीआई ऑफ दिस चैप्टर, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का ग्रोथ मॉडल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखो, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर छुपा हुआ है, हिंदी इंग्लिश सारा का सारा मीडियम देखना। ग्रोथ मॉडल 2 टाइप्स का, ध्यान से देखिए, एक देखिए यहाँ पर ग्रोथ मॉडल देखिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, एक तो सबसे पहली बात अनस्टेबल होता है, इसका जो शेप होता है जे शेप होता है, जबकि लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है स्टेबल होता है, उसका शेप कैसा होता है, एस शेप। ठीक है, तो किसके वर्सेस किसके बनाया गया, तो ये टाइम टी के वर्सेस पॉपुलेशन डेंसिटी, और यहाँ पर भी टाइम टी वर्सेस पॉपुलेशन डेंसिटी। तो एक्सपोनेंशियल नाम ही क्या है, एक्सपोनेंट कर रहा है अचानक से, तो अनस्टेबल बन रहा है, और लॉजिस्टिक ग्रोथ स्टेबल भी है। तो ध्यान से देखो, ग्राफ का शेप कैसा है, जे शेप। ठीक है, जे शेप बोलेंगे, और इसका शेप कैसा, सिग्मोइड कर्व या एस शेप भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जे शेप बोलोगे या एस शेप बोलोगे, देखो जे शेप या एस शेप सुनो। ये कब बनता है आपको, कि जब नेचर में फूड और हैबिटेट इनफाइनाइट हो, मतलब कि स्पेस में जब किसी को भी अनगिनत खाना और भोजन और रहने के लिए जगह मिलेगा तो खूब रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन करते करते अचानक से इतना जनसंख्या बढ़ा देता है। तो जनसंख्या बढ़ने के उसका जो ग्राफ जो निकालते हैं हम लोग टाइम वर्सेस डेंसिटी का, तो जे कर्व दिखने लगता है। जबकि यहाँ पर कब है, जब नेचर में खाना पीना लिमिटेड मात्रा में दिया गया हो किसी को, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एस शेप। तो क्यों बनता है ये भी रीजन देख लो। ड्यूरिंग दिस ग्रोथ, और ऐसे है मॉडल आपका, ड्यूरिंग दिस ग्रोथ द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स एट द रेट ऑफ बायोटिक पोटेंशियल, मैक्सिमम रेट पे। इट्स पॉसिबल ओनली व्हेन अनलिमिटेड फूड एंड स्पेस अवेलेबल। देखो जे शेप कब पॉसिबल है, जब नेचर में इनफाइनाइट खाना और स्पेस रहने के लिए अवेलेबल हो। द ग्रोथ अकर्स एक्सपोनेंशियली, डी एन बाई डी टी बराबर बी माइनस डी इंटू एन। तो बी बराबर बर्थ और डी बराबर दे, बी माइनस डी को अगर आर मान लिया तो डी एन बाई डी टी बराबर जो है आपका, डी एन बाई डी टी बराबर जो है आपका आर एन। ये किसका है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला है, याद रखना ये किसका फॉर्मूला है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला है। ध्यान से, डी एन बाई डी टी बराबर आर एन, हर बार ये सवाल पूछता है, हर बार। देखो डी एन बाई डी टी बराबर आर एन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ये फॉर्मूला है। तो आपको पूछेगा जे शेप ग्रोथ कब होता है, तो आपको याद रखना है जब अनलिमिटेड फूड एंड स्पेस अवेलेबल हो मार्केट में। ठीक है, देन द ग्रोथ अकर्स एक्सपोनेंशियली, डी एन बाई डी टी और बी माइनस डी इंटू एन, याद रहेगा। वहीं पर अगर हम बात करें लॉजिस्टिक ग्रोथ का, तो देखिए इन द नेचर अनलिमिटेड फूड एंड स्पेस इज नॉट अवेलेबल एवरी प्लेस। ठीक है, हैविंग ए लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, दिस कैपेसिटी इज नॉन एज कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। दस दिस टाइम द पॉपुलेशन ग्रोथ कॉल वर्न हाउस लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो डी एन बाई डी टी बराबर आर एन ही है, लेकिन यहाँ पर के माइनस एन बाई के लगा दी, के क्या है आपका, ठीक है, के कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, क्या कैरिंग कैपेसिटी भी उसको बोलते हैं। और ग्राफ का शेप देखो एस शेप बना है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान से रखना है, ठीक है, एस शेप, ध्यान से देखो ग्राफ को थोड़ा सा
3 फेज में चलता है। इसको ग्राफ को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है लैग फेज बोलते हैं इसको, फिर क्या बोलते हैं लॉग फेज। लैग का मतलब स्लो पहले चलेगा, फिर बहुत फास्ट चलेगा, और फिर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टेशनरी हो जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा। ध्यान रखना, तीनों फेज को याद रखना। सबसे फास्ट जो एस फेज में 3 फेज में चलता है, 3 सब फेज में, लैग चलेगा, लॉग चलेगा और स्टेशनरी फेज बोलता है। ठीक है, तो ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई करो, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस, सारा सवाल इससे निकल जाएगा। आइए, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अब आ गया, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन आर अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिटवीन टू स्पीसीज। जब दो अलग प्रजाति के जानवर को एक साथ रखेंगे तो दोनों के बीच कैसा मारकाट होता है या प्यार मोहब्बत होता है, या दोनों बीच आपस में एक दूसरे को कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन भी कहते हैं। तो देखो, आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं, नोट्स सामने में खोल के रखिए, हम रिवाइज कर रहे हैं, आप मिलाते चले जाइए। दे कुड बी बेनिफिशियल, दोनों अलग अलग स्पेसीज़ को जो पॉपुलेशन को साथ में रखेंगे तो फ़ायदा भी होगा, जिसको बेनिफिशियल और प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, या नुकसान भी हो सकता है, घातक हो सकता है, जिसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, और कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या करेंगे, जीरो से, याद रहेगा जीरो से। अब देखो यहाँ पर नेम ऑफ इंट्रैक्शन स्पेसीज है, स्पेसीज भी जल्दी से देखिए। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म बोले थे दोनों पार्टनर को बराबर फायदा होगा, तो इस ए को भी ए प्लस और बी को भी प्लस। कॉम्पिटिशन में देख रहे थे, लड़ाई हुआ दोनों के लिए, तो दोनों को नुकसान होगा, तो स्पेसीज ए को भी माइनस और स्पेसीज बी को भी माइनस। प्रेडेशन बोले थे एक मारेगा एक खा जाएगा, बोले थे ताकतवर, देखो जो मार के खा लेगा उसको प्लस देंगे और जो मर जाएगा उसको माइनस देंगे। लेकिन पैरासिटिज्म में क्या फ़र्क था, इसमें मारेगा नहीं लेकिन खाएगा, फ़ायदा लेगा तो प्लस, और जिससे चूस चूस के खाएगा उसको माइनस। कॉमेंसलिज्म आपको क्या बताए थे कि एक को फ़ायदा होगा, एक को घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अमेंसलिज्म में क्या बोले थे, एक को नुकसान होगा, एक को घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल 1 नंबर या 1 ऑब्जेक्टिव आता है सिर्फ इसी सिंबल से। आप बढ़िया से ध्यान से देख लीजिए, आपको बढ़िया से हम समझाए थे, ठीक है। लेकिन और इसके अंदर डीप जाएंगे तो एग्जाम्पल हमको देख के जाना ही पड़ेगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे पहले म्यूचुअलिज्म का। तो बोले थे क्या, म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पेसीज को बराबर फायदा होगा, क्या बोले थे, बोथ स्पेसीज आर इक्वली बेनिफिटेड एंड कैन नॉट लिव सेपरेटली वन अनदर। दोनों बराबर फायदा होगा लेकिन एक दूसरे के बिना कोई जिंदा रहने नहीं पाएगा। उसका बेस्ट एग्जाम म्यूचुअलिज्म का कौन होता है बाबू, लाइकेन। लाइकेन का किसको बोलते हैं, एल्गी प्लस फंगाई का दोस्ती को क्या बोलते हैं, लाइकेन। एल्गी प्लस फंगाई को लाइकेन बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। तो फंगाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट बोले थे, तो फंगाई को क्या मिलेगा, रूट्स ऑफ हायर प्लांट से फूड, जबकि आपको हायर प्लांट को फंगाई से क्या मिलेगा, आपको वाटर मिलेगा, तो दोनों को फायदा। कोएवोल्यूशन फिग, अंजीर का पौधा और एक कीड़ा है जिसको वेस्प बोलते हैं, एक दूसरे के बिना दोनों का जीवन अधूरा है, ठीक है। ऑर्किड्स भी इसका ही बताए थे। आइए अब बताए थे दूसरा ये ए नंबर तो हो गया हम लोग का म्यूचुअलिज्म। अब प्रोटो कॉपरेशन के बारे में बताए थे, इसमें भी दोनों दोनों को बराबर है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के बिना अलग रह सकते हैं। म्यूचुअलिज्म में बताया था 2 जिस्म एक जान, लेकिन यहाँ पर 2 जिस्म 2 जान, दोनों को एक दूसरे से फायदा तो है, लेकिन एक दूसरे के बिना दोनों मर नहीं जाएगा, जिंदा रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। ध्यान से देखिए, प्रोटो कॉपरेशन, दे कैन लिव सेपरेटली, बोथ आर इक्वली बेनिफिटेड एंड कैन लिव सेपरेटली। जैसे कि रेड बिल्ड ऑक्स स्पीकर बर्ड, याद आ रहा है, रेड बिल्ड ऑक्स स्पीकर बर्ड एंड ब्लैक बिल्ड ऑक्स स्पीकर बर्ड ऑन डायनासोर फिट टिक एंड अल्टर डायनासोर ऑन डेंजर, बताया था ये वाला एग्जाम्पल कि जो आपको राइनोसोर होता है उसके ऊपर चिड़िया सब बैठ के रहता है, तो राइनोसोर चलते जाएगा तो क्या करेगा, चिड़िया सब उससे टिक को निकाल के खाएगा, लेकिन जैसे जंगल में कोई खतरा होगा तो चिड़िया चिल्लाएगी और राइनोसोर अलर्ट हो जाएगा। क्रोकोडाइल बर्ड, याद करो, क्रोकोडाइल के मुंह में घुसेगा बर्ड और वहाँ से लीच को निकाल लेगा, और क्रोकोडाइल को लीच से फायदा होगा और चिड़िया को खाना मिल जाएगा, ठीक है। सी एनिमोन हेलमेट करे, एग्जाम्पल सब याद रखना है आपको, ठीक है। अब तीसरा कॉम्बिनेशन में आते हैं हम लोग, कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म क्या बताया था, 1 बेनिफिटेड एंड 1 अनफेक्टेड। अच्छा, आपसे पूछेगा डेफिनेशन बनाने के लिए, तो आपको सिखाए थे हम डेफिनेशन बनाने, एक तो डेफिनेशन बना लिया, दूसरा तो बन जाएगा। चलिए, अगर आपको पूछेगा व्हाट इज म्यूचुअलिज्म, पूछेगा अगर, तो इट इज़ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन 2 स्पेसीज, बोलिए, इट इज़ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन 2 स्पेसीज इन विच वन स्पेसीज एंड बोथ द स्पेसीज आर बेनिफिटेड एंड दे कैन नॉट लिव सेपरेटली। मान लिया आपसे पूछेगा कि ठीक है, बना के हमको दिखाइए कॉमेंसलिज्म का डेफिनेशन। आइए तो बनाइए, इट इज़ अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन 2 स्पेसीज इन विच वन स्पेसीज बेनिफिटेड एंड अदर स्पेसीज रिमेन अनहार्म या रिमेन न्यूट्रल। हो गया, बनाना तो सिखाए थे आपको अच्छे से। आइए, कॉमेंसलिज्म, 1 बेनिफिटेड अदर अनफेक्टेड, बेनिफिटेड इज कॉल्ड कमेंसल एंड अदर इज कॉल्ड एज होस्ट। जैसे इपीफाइट ग्रोइंग ऑन मैंगो, आपको दिखाया था डायग्राम में, मैंगो के गाछ पे अलग अलग पौधे जो उग जाते हैं, ठीक है। बार्नाकल स्मॉल फिश ग्रोइंग इन वेल, क्लोन फिश ग्रोइंग ऑन सी एनिमल्स, कैटल इरिगेट बर्ड ऑन कैटल, याद रखना, कैटल इरिगेट बर्ड ऑन कैटल, मवेशी के ऊपर जो चिड़िया बैठता है, तो वो आपका जो एग्जाम्पल है कॉमेंसलिज्म का, कॉमेंसलिज्म का। अब ध्यान से देखिए,
चौथा हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है किसका है बाबू, देखिए तो प्रेडेशन का। प्रेडेशन में क्या होता है, एक को फायदा और एक को नुकसान, लेकिन एक को नुकसान जो एक को मार के खा लेगा, बताए थे शिकारी। वन बेनिफिटेड एंड अदर हार्म, जैसे टाइगर और डियर, बाघ और हिरन की कहानी, गौरैया और बीज की कहानी, गाय और प्लांट, गाय किसको, पौधे को खा लेगा तो गाय क्या हो गया आपका, मार के खा लिया पौधे को। प्रेडेशन रोल इन इकोसिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिव सवाल कभी कभी बनता है, कहता है कि इकोसिस्टम में प्रेडिटर्स का क्या रोल है। तो बताया था आपको कि जो प्रे का पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करेगा। मान लो बाघ हिरन को मार के खाएगा ही नहीं, अगर खाएगा ही नहीं मार के, तो बताओ जंगल में सिर्फ और सिर्फ हिरन ही रहेगा। तो इसलिए कि प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, मेंटेन स्पेसीज डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी में विभिन्न प्रकार के स्पेसीज का संख्या को मेंटेन करके रखेगा। और ट्रांसफर एनर्जी अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल, जब तक कोई किसी को एक दूसरे को मारकर नहीं खाएगा तो क्या किसी ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होगा, नहीं होने वाला। आइए, और लास्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या, पारासिटिज्म बोले थे, इसमें भी एक को फायदा होगा। इट इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पेसीज इन विच वन स्पेसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर स्पेसीज इज हार्म, ठीक है, डेफिनेशन बन गया। अब इसमें एक फायदा है कि दे डू नॉट किल द प्रे, वो मार कर नहीं खाएगा, चूस के खाएगा। वन बेनिफिट अदर हार्म, जैसे कि एक्टो पैरासाइट का लाइस ऑन ह्यूमन्स, हमारे हेड पे जो लाइस है हमारे पैरासाइट तो, लेकिन क्या हमको मार नहीं रहा है। कसकट्टा ऑन हेज प्लांट, बताए थे, कसकट्टा हमारे बेल का जो गाछ होता है दूसरे गाछ पे रहता है, मारता नहीं पर उस पर चूस को खाता है। कॉपपोट्स ऑन मेराइन फिश, ठीक है, एंडोपैरासाइट और एस्केरियासिस एंड ह्यूमन, जैसे कि हमारे आंत के अंदर जो गोल कृमि है और इंसान का आंत के ऊपर, ठीक है, गोल कृमि आप लोग देखे हैं जिसको हम लोग कृमि बोलते हैं, ध्यान से देखिए। अब अमेंसलिज्म आपको बहुत अच्छा से बताए थे। अमेंसलिज्म क्या होगा, इट इज ए इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज, वन स्पीसीज हार्म एंड अदर रिमेन अनअफेक्टेड, तो वन हार्म अदर डो नॉट इफेक्ट। पेनिसिलिन, फंगाई एंड बैक्टीरिया, बताए थे कि बैक्टीरिया जो है पेनिसिलिन के पास जाती है अपने आप मर जाता है, तो बैक्टीरिया इसमें पेनिसिलिन का कोई गलती नहीं है। उसके अलावा एलोपैथी प्लांट, ये आया था नीट में एक बार, ब्लैक एंड एप्पल डॉट, याद रखना। कॉम्पिटिशन, दोनों को क्या होगा, बराबर नुकसान का होगा, बोथ आर हार्म, इट में भी इंट्रास्पेसिफिक इंटरस्पेसिफिक। गॉस रूल, इंटरस्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बिटवीन, देखिए फाइनली ये चैप्टर हमारा हो गया रिवाइज। तो आपको इसमें से सबसे ज़्यादा जो अगर कोई इंपॉर्टेंट अगर है तो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, जहाँ पर सिंबल वाला बात किया है, और उससे भी ज़्यादा अगर सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है तो आपको आ जाना है ग्राफ पे। किस पे आ जाना बाबू, ग्राफ पे। देखिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ, और यहाँ पर लॉजिस्टिक ग्राफ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लो इसको, ठीक है, और इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, इकोलॉजी इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल कितना है वो पूछेगा आपसे, ये ग्राफ देख लेना ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का, ठीक है। बाकी चैप्टर हम लोग आराम से रिवाइज कर ले, बहुत खुशी की बात है। जैसे ही आपको हम रिवाइज करा दिए, रिवाइज करने के जस्ट बाद आपका जिम्मेदारी है कि इसके सारे के सारे क्वेश्चन लगा लीजिए। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, आप तो नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको हम जितने भी PYQ है सारा का सारा PYQ अभी लगा के बता देते हैं कि आपसे सवाल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। आइए देखें, चलिए आइए, बहुत खुशी की बात है कि जैसे ही हम लोग चैप्टर को रिवाइज कर लिए वन शॉट में, और वन शॉट के साथ साथ इसकी जितने भी PYQ है सारे के सारे PYQ लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक फ्रॉम 2023 से 2025 के जितने भी सारे सवाल इसमें आते हैं सारे के सारे कर लेंगे। अपने डॉक्टर्स बायोलॉजी का तैयार किया हुआ बुक से PYQ, ये आप बोल सकते हैं कि ब्रिलियंट का भी सेम टू सेम है, ठीक है। तो ब्रिलियंट में भी आप जो लगाओगे आपको सेम टू सेम यहाँ मिलेगा। आप PYQ कहीं से भी लगाएंगे सबको सेम टू सेम ही मिलेगा, पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सिलेक्ट करके दिए हैं, तो आप ध्यान से देखिए। आइए, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव पहले देखते हैं। PYQ सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। तो कहता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ, किसका, पानी को रोकने की क्षमता किसका गुण है, प्लांट का, एनिमल्स का, सॉइल का, या फिर वाटर का, सॉइल का ही, सॉइल के अंदर ये गुण होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ जीरोफाइटिक एडेप्टेशन, जीरोफाइटिक मतलब क्या हो, इसका मतलब होता है बाबू कि सूखे जगह में अपने आप को जिंदा रखने के अंदर जो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं या रूपांतरण आते हैं, एडेप्टेशन किसके अंदर, कौन से प्लांट के अंदर आता है। तो जीरोफाइटिक प्लांट का एग्जांपल देख लो, एगेम प्लांट होगा और ओपुन्सिया होगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, A एंड B। इन सबमर्ज प्लांट द स्टोमेटा लाई ऑन, कहता है कि पानी के अंदर जो पौधे होते हैं आधा डूबा हुआ पौधे, तो उसका स्टोमेटा कहाँ होगा, इक्वली ऑन बोथ सरफेस, दोनों तरफ होगा, अपर सरफेस, नो नॉट एनी सरफेस, ठीक है। इसका क्या हो जाना चाहिए बाबू, 2 का जो आपका हो जाएगा C हो जाएगा, नॉट एनी सरफेस, ठीक है। सॉरी 3 का है ना, 3 का हो जाएगा B, अपर सरफेस भी स्टोमेटा होगा, ठीक है। फिर आपका 14 सवाल है, एट विच लेवल नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेटेड टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट्स, नेचुरल सिलेक्शन किस लेवल पर होता है, ठीक है। पॉपुलेशन को 4 लेवल पर पढ़े थे, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम। तो पॉपुलेशन लेवल पर नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होता है। नेम ऑफ रामदेव मिश्रा एसोसिएटेड विथ फील्ड ऑफ एग्जाम्पल, रामदेव मिश्रा को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी, तो इकोलॉजी से जुड़ा हुआ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी,
हाँ डेमोग्राफी बोलते हैं। मिमिक्री मतलब किसी चीज़ का कॉपी करना। तो क्या फ़ायदा है मिमिक्री से? प्रोटेक्शन, अपने आप को बचाने के लिए, और दूसरा प्रेडेशन, शिकार करने के लिए मिमिक्री का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। म्यूचुअलिज्म मतलब क्या? दोनों पार्टनर बराबर फ़ायदा हो। तो इक्वलाई एंड ह्यूमन बटरफ्लाई। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है? एक दूसरे के बिना, हाँ म्यूचुअल प्रोटोकॉल, दो वर्ड है। म्यूचुअलिज्म दोनों स्पेसीज को बराबर फायदा हो, लेकिन एक दूसरे के बिना जिंदा रह नहीं सकता है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इक्वलाई ऐसा नहीं है कि हमारे बिना जिंदा नहीं, कहीं और भी पाया जाएगा ये, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो नहीं है, ये देखिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। बटरफ्लाई एंड फ्लावर एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, इक्वलाई ह्यूमन भी रह सकते हैं। जू कोलेरा हाइड्रा नहीं रह सकता है, हाइड्रा के ऊपर जो कोलेरा होता है जू कोलेरा, ठीक है, उसके बिना रह नहीं सकता। अब देखिए ये 9 नंबर, हो जाए तो फुल हाइड्रोफाइटिक प्लांट, इसमें से पानी में उगने वाला प्लांट कौन सा है? तो आपको पता है ट्रापा भी होगा, ओपनसिया नहीं होगा, डलबेरिया, हाँ तो 9 का यही ऑप्शन होगा। एलियोपैथी ड्यू टू द सिक्रेशन, अभी जस्ट पढ़ा है आपको पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में, एलियोपैथी टॉक्सिन उससे निकलता है, एलियोपैथी जहाँ पर एमेंसलिज्म प्रोसेस दिखा था, ठीक है। 11 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर द पॉपुलेशन फाउंड इन द पार्टिकुलर एरिया। किसी खास एरिया में पाए जाने वाले पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोले थे, है ना, पैंडेमिक नहीं, नेचुरल नहीं, इंडेमिक होगा। किसी खास जगह में पाए जाने वाले पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं? इंडेमिक पॉपुलेशन। विद द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, कोई अपने आप को स्ट्रेस से बचने के लिए फिजियोलॉजिकल बॉडी के अंदर क्या कहते हैं? तो देखने माइग्रेशन, भागेगा नहीं, हाइबरनेशन छुपेगा नहीं, छुपेगा भी नहीं, तो स्वेटिंग प्रोसेस है। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय, तो शायद जाहिर सी बात है, कोई पॉपुलेशन को कैरी कैसे किससे नापते हैं? सी से। फूड एंड एबिलिटी स्पेस अवेलेबल, विच इज द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म। तो कॉमेंसलिज्म आपको ढूंढना है जिसमें एक पार्टनर फायदा और एक को घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो लाइकेन में दोनों को फायदा, ऑर्किड ग्रोइंग ऑन ट्री यही होगा, ठीक है। कैटल इरिगेट ऑन ग्रेजिंग कैटल, सी। कसकट्टा ऑन हेज प्लांट, तो सी हो जाएगा, सी कैटल इरिगेट राइट, ठीक है। ये 14 का क्या हो जाएगा? सी ही होगा ना, 14 का, सॉरी हाँ, ऑर्किड ग्रोइंग ऑन ट्री, अमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म, हाँ बी हो जाएगा उसका। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग देख लीजिए। एडेप्टेशन को बीबीआई कराए हैं हम सब्जेक्टिव के लिए। एडेप्टेशन एनिमल सुटेबल एग्जांपल नहीं होगा, राइट शॉर्ट ऑन प्लांट्स एंड सुटेबल एग्जांपल, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का डेफिनेशन देख लेना, बताए थे। इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन व्हिच बोथ द स्पीसीज आर, ठीक है, क्या हो जाएगा? वन वे स्पीसीज बेनिफिट, अदर रिमेन हार्म। कैमोफ्लेज एंड मेमोरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये करो तो। कैमोफ्लेज मीन द स्पीसीज हैव एन अपीयरेंस कलर शेप, जब कोई किसी बैकग्राउंड के कंपेयर में किसी से बचने के लिए अपना कलर शेप चेंज करता है। मिमिक्री क्या करता है? किसी का कॉपी करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको। बाकी ब्रूट पार्सिज्म, प्रोटोकॉपरेशन आपको बताए थे, डिफाइन एलेंस रूल। 5 नंबरिया में आ जाए, 5 नंबरिया में आपको इंपॉर्टेंट कराए थे हम लोग, एक्सपोनेंशियल ग्राफ और लॉजिस्टिक ग्राफ को कर लेना अच्छे से जाके, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेना है। उसके अलावा पॉपुलेशन इंट्रैक्शन डिटेल में करना है आपको जाके, ठीक है। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन का एग्जाम्पल डेफिनेशन वगैरह जाके कर लीजिए, ठीक है, ये आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है, बढ़िया से। आइए, इस प्रकार हम लोग का ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का सारा सवाल भी देख लिए, कॉन्सेप्ट भी देख लिए, अब खत्म। और आपका एक जिम्मेदारी है, अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करना चाह रहे हैं तो अभी जस्ट जाइए और अपना डीपीपी के सारे सवाल लगा लीजिए, मज़ा आ जाएगा। डीपीपी के क्वेश्चन लगा देना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के बाद दूसरा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इकोसिस्टम, ठीक है। आइए, हेलो डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर पहला चैप्टर इकोलॉजी का ख़त्म करने के बाद पहला चैप्टर हमारे पास था जो था आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन था, तो दूसरा चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं। दूसरा चैप्टर है इकोसिस्टम। तो आपको पता ही है, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इट्स इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ जो स्टडी करते हैं उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम जो वर्ड दिया था किसने दिया था? एजी ट्रांसले ने। इकोसिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम जो मिट्टी में पाया जाएगा, ठीक है, अकर्स ओवर द लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट। और दूसरा एक्वाटिक इकोसिस्टम जो पानी में पाया जाएगा, अकर्स इन वाटर, पॉन्ड्स, लेक्स, ईटियर, फ्रेश वाटर, वेटलैंड, स्टिचरीज, सॉल्ट वाटर इत्यादि। विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन के आधार से रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप्स का, एक तो वो जो नेचुरल ने बना के दिया हमें, नेचुरल इकोसिस्टम, डेवलपमेंट विदाउट ह्यूमन सपोर्ट, जिसको अल्लाह ताला ने बनाया, इंसान ने नहीं बनाया, जैसे कि जंगल, मैरीन इकोसिस्टम इत्यादि। जबकि दूसरा हमारे पास मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम में कौन आ जाएगा आपका? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, एंथ्रोपोजेनिक भी बोलेंगे, क्रिएटेड बाय एंड मेंटेन बाय ह्यूमन। क्रॉपफिल जैसे कि फसल का खेत है, बागीचा है, गार्डन है, एक्वेरियम इत्यादि, ठीक है। तो इतना कुछ करने के बाद हम लोग फिर तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। अब ये वाला चार्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है बाबू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बढ़िया से देखिए इसको, हम बहुत बढ़िया से आप लोग को कराए हैं इस चार्ट को, ध्यान से देखिए, बहुत सारा सवाल इस पर आएगा। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का 2 कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा एबायोटिक। तो एबायोटिक को यहीं छोड़ देते हैं, आप नोट्स खोल के रखिए, हम चाहते हैं कि आप नोट्स खोल के रिवाइज कराएं। बायोटिक कंपोनेंट में क्या आ जाएगा?
तो बायोटिक में आपका आ जाएगा प्रोड्यूसर पहला, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ठीक है, याद रखना। उत्पादक, ठीक है, उपभोक्ता और सराहने कराने वाला, ठीक है, तो याद रहेगा आपको, ध्यान से देखिए। तो प्रोड्यूसर जो भी कोई चीज़ उत्पादक, प्रोड्यूसर किसको बोले था? ऑल ग्रीन प्लांट्स को, सारे हरे भरे पौधों को प्रोड्यूसर बोलते हैं। उसको छोड़ के दुनिया में सारे के सारे क्या आ जाए? कंज्यूमर्स हो जाएगा, खाने वाले, ठीक है। तो क्या लिखे हैं आपको? प्रोड्यूसर को देखिए, ऑटोट्रॉफिक्स, क्या है ये? ध्यान से देखिए, आइए। तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या है? T1 ट्रॉफिक लेवल 1 प्रोड्यूसर, और ऑटोट्रॉफिक्स ऑल ग्रीन प्लांट्स, और उसको जो भी खाने वाला है कंज्यूमर, और क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होते हैं, और डिकम्पोजर क्या होते हैं बाबू? सेप्रोफाइट्स। पर यहाँ पर आपको ध्यान देना, कंज्यूमर में हम लोग देखेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, जो ग्रीन प्लांट्स को फर्स्ट टाइम खाते हैं, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कौन? ग्रास होपर। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उसको T1 होते हैं, और T1 को खाने वाले क्या कहलाएंगे? T1। तो इसको ट्रॉफिक लेवल सेकंड भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? ट्रॉफिक लेवल सेकंड। तो ये T1, ये T2 प्राइमरी कंज्यूमर, देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर, और ये क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी, ध्यान से देखना है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। और कंज्यूमर हमारे पास देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर जो फर्स्ट टाइम ग्रीन प्लांट्स खाता है, पीसी भी बोल सकते हैं, ग्रास होपर को खाने वाला फ्रॉग, इसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या? टर्सरी, और जो सबसे टॉप कंज्यूमर। अब देखिए, मार काट कर खाने वाला कहानी कहाँ से होता है? T3 से। ये T3 है आपका। तो अब मार काट कर फर्स्ट टाइम खाने वाला का कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपको? फ्रॉग से। तो फ्रॉग आपका क्या कहलाएगा बाबू? प्राइमरी कार्निवोर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राइमरी कार्निवोर कहलाएगा। इस चार्ट को ध्यान से देखना है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, हिंदी इंग्लिश सारा मीडियम। अब देखिए, फ्रॉग को मार के खाने वाला कौन है? स्नेक क्या है? सेकेंडरी कार्निवोर। स्नेक को कौन खा लेगा? आपका ईगल क्या हो जाएगा? टॉप कार्निवोर। तो ध्यान से देखना, ये चार्ट से बहुत सारा सवाल आता है, ठीक है। T1, T2, T3, T4, T5, ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। आइए, अब यहाँ पर देखिए, एबायोटिक फैक्टर में आपको पता है, क्लाइमेटिक फैक्टर जलवायु, वाटर, लाइट, विंड, ह्यूमिडिटी। इडेफिक फैक्टर मिट्टी का जो फैक्टर है, सॉइल कंपोजिशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। टोपोग्राफी फैक्टर फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ द अर्थ, स्लोप, वैली, माउंटेन इत्यादि। तो आपको फाइनली ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, ठीक है बाबू, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आइए, बाकी स्ट्रक्चर फंक्शन इकोसिस्टम, स्ट्राटिफिकेशन, वर्टिकल लेयर डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट प्लांट स्पेसीज। टॉप लेयर में सबसे पहले कौन रहेगा? सबसे बड़ा प्लांट। उसके नीचे क्या हो जाएगा? सेकंड लेयर श्रब्स, झाड़ी। बॉटम लेयर पे कौन रहेगा? हर्ब, श्रब्स। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम याद रखना, पीडेन, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, ठीक है। प्रोड्यूसर, डिकम्पोज, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल। प्रोड्यूसर, डिकम्पोज, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, न्यूट्रिएंट साइकिल। तो आइए, इकोसिस्टम का जो फंक्शन है शॉर्ट में बताए थे, प्रोड्यूसर, डिकम्पोज, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट। अब नोट खोल के रखिए और मिलाते रहिए, ठीक है, मिलाते जाइए। आइए, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल। प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, जो ग्रीन प्लांट्स होता है कि बायोमास प्रोडक्शन का बनाने की क्या दर है। तो ध्यान से देखिए इस चार्ट को, ठीक है, इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। प्रोडक्टिविटी क्या है? ये प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्रोड्यूसर कौन होता है? प्लांट। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो जो खाएगा क्या कहलाएगा? सेकेंडरी प्रोडक्टिव, कंज्यूमर, ठीक है, याद रखना। अब प्राइमरी प्रोडक्टिव में हमारे पास क्या है? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिव, GPP, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनने जा रहा है, ध्यान देना। GPP, ग्रोस प्राइम, मतलब ग्रीन प्लांट सनलाइट के थ्रू जो डायरेक्ट जो कुछ भी बनाता है, हरे भरे पेड़ पौधे, वो कहते हैं GPP कहलाता है। अब हर ग्रीन प्लांट डायरेक्ट सब कुछ बनाने के बाद जो अपना खर्च करने के बाद जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो देखिए, डायरेक्ट रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स बाय प्लांट, और नेट गेन ऑफ बायोमास आफ्टर रेस्पिरेशन, कि ग्रीन प्लांट अपने ऊपर खर्च करने के बाद जो बचता है NPP कहलाता है। तो फिर फॉर्मूला क्या बन गया? NPP बराबर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बराबर GPP माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। तो ये फॉर्मूला हर हाल में याद रखना पड़ेगा ही, और हर हाल में याद रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स। NPP बराबर GPP माइनस RL, ठीक है। ग्रीन प्लांट जो सब कुछ बनाता है उसको GPP बोलते हैं, ग्रॉस बनाने के बाद जो अपने पीछे खर्च करता है रेस्पिरेटरी लॉस, और जो बच जाता है फाइनली NPP। तो यहाँ पर कुछ डाटा इनसेट या ध्यान से देखिए, द एनुअल NPP इज़ वो 170 बिलियन, एक साल में इस अर्थ पे 170 बिलियन NPP बनता है। उसमें से आपका जो है 55 बिलियन जो बनता है कहाँ पर बाबू? टन इज ओशियन, और 115 बिलियन कहाँ बनता है? टेरेस्ट्रियल, मिट्टी के ऊपर। मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स। ये NCERT का ऑब्जेक्टिव लाइन है, याद रखना, मोस्ट भी है,
बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम जो है आपका कौन सा है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ्स। सेकेंडरी प्रोडक्टिव क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिव को खाने के बाद जो बनता है। तो देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर जो बना के देगा वो सेकेंडरी आपका प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। और फिर से हम लोग आ जाएंगे डिकम्पोजिशन मतलब सड़ना गलना। तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक CO2 H2 इत्यादि। डेट्रिटस रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, सड़ने गलने के लिए जो पदार्थ यूज़ किया था उसको डेट्रिटस बोलते हैं। ठीक है, फ्रेश फॉरेन पार्ट्स ही डेट्रिटस कहलाए, जैसे पत्ता वत्ता वगैरह वगैरह। डिकम्पोजिशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हुए फॉलोइंग स्टेट में कंप्लीट होगा। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस अब याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी, एक सीक्वेंस में पूछा जाता है डिकम्पोजिशन का प्रोसेस। अब तो सबसे पहले स्टेप क्या, फ्रेगमेंटेशन बताए थे आपको, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय अर्थवॉर्म। कोई पत्ता गिर गया मिट्टी में, उस पत्ता के ऊपर अर्थवॉर्म काम करे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। अब उस पत्ता का इस अंदर जितने भी सॉल्ट्स वगैरह है इनऑर्गेनिक घुल घुल के मिट्टी में चलेगा और लीचिंग कहलाएगा। देखो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस गेट डिपोजिट इनसाइड द सॉइल, जैसे कि शुगर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अब वहाँ जाने के बाद फिर उसका कैटाबॉलिज्म करेगा कौन, बैक्टीरिया। दिस प्रोसेस डन बाय बैक्टीरिया एंड फंगाई। याद रखना कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, कौन करेगा, दे सीक्रेट देयर डाइजेस्टिव एंजाइम। पत्ता के अंदर जो भी मटेरियल्स है उस पर बैक्टीरिया काम करेगा, सारा गला करके मिट्टी के अंदर मिटा दे। ह्यूमिफिकेशन, अब जो कुछ भी निकला वो मिट्टी में जाके मिट्टी को उर्वरा शक्ति को बढ़ा देगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन, है कि नहीं। और फाइनली जो लास्ट स्टेप है हमारे पास मिनरलाइजेशन। माइक्रो डिग्रेड ह्यूमस एंड रिलीज ऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ह्यूमस इज रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट एंड दे रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगो डीप एक्शन एंड एक्सट्रीमली स्लो रेट। ये लाइन एनसीईआरटी का है, ध्यान से देखो, जो ऑब्जेक्टिव गलत कर दोगे। डीकम्पोजिशन इज लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। सड़ने गलने के लिए हर हाल में ऑक्सीजन चाहिए होता है। एंड दे, ठीक है, डिपेंड ऑन, किस पर निर्भर करता है, डेट्रिटस नेचर एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, याद रखने के लिए सड़ने गलने का प्रोसेस ऑक्सीजन चाहिए इसके लिए, और वो निर्भर करता है डेट्रिटस का नेचर और क्लाइमेटिक फैक्टर पे। ठीक है, लिग्निन एनसीईआरटी का लाइन से बता रहे, लिग्निन एंड काइटिन सो स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। लिग्निन और काइटिन बहुत धीरे से गलता है, जबकि नाइट्रोजन एंड शुगर सो हाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ये दोनों है बहुत तेज़ी से डिकम्पोज होता है। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर, तापमान और मिट्टी की नमी इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर डेट रेगुलेट डिकम्पोजिशन, ये इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है। उसके अलावा वार्म एंड ह्यूमिड, नमी और हमी फेवर डिकम्पोजिशन। ठीक है, ठीक है, डिकम्पोजिशन, ठीक है, और ह्यूमिड डिकम्पोजिशन। लो टेम्परेचर एंड एनारोबिक, अगर टेम्परेचर लो हो और एनारोबिक इन्वायरमेंट हो तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन रिजल्ट इन बिल्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ज़्यादा टेम्परेचर नमीपन डिकम्पोजिशन को बढ़ाता है, जबकि कम टेम्परेचर और एनारोबिक रेस्पिरेशन डिकम्पोजिशन को घटाता है। तो इस बात का याद रखना। एनर्जी फ्लो, आइए तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या वो, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो इज ए सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ एनर्जी इन ए सीक्वेंशियल सिस्टम इन सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम और एक्सेप्ट डीप सी। आपको बताए थे बात, इन सीन सोलर रेडिएशन 100% होता है। तो आपको बताए थे पार फोटोसिंथेसिस एक्टिविटेशन कितना होगा, लेस देन 50%। तो 50% से ज़्यादा क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, एब्जॉर्ब बाय कौन, गैसेस, है कि नहीं है, ये बात बताए थे आपको। 50% यूज़ हो गया, तो एनर्जी लॉस कितना हो गया, 45 से 49%। प्लांट कैप्चर किया सिर्फ कितना परसेंट, 1%। ये क्या कहलाएगा, GPP, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट 1 से 5%। इसमें रेस्पिरेटरी लॉस के बाद जो हमारे पास बचता है 0 से 0.4%। मोर देन 50% क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट वापस हो जाएगा, गैस ऑब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर वेपर वापस कर देगा, रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स, डस्ट पार्टिकल्स इत्यादि। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास फूड चैन है। ठीक है, फूड चैन बताए थे, ध्यान से देखिएगा। इट इज़ arrangement of living organism of different trophic level in a sequence pattern in which a organism of one trophic level is eaten by the organism of pre-existing trophic level and eaten by the next trophic level। जैसे कि एक एग्जांपल भी दिए, ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नैक। तो जो ग्रीन प्लांट्स है, ग्रास क्या है, T1 होगा, उसको खाने वाला T2 होगा, उसको खाने वाला T3, इसका T3। ऑल टाइप्स ऑफ फूड चेन 3 टाइप्स का यहाँ पर दिए हैं, ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग मतलब घास वाला फूड चेन, या प्रेडिटर फूड चेन, मार कर खाने वाला फूड चेन। तो सबसे पहले कौन होगा, प्रोड्यूसर, उसको मार के कौन खाएगा, कंज्यूमर, उसको खाएगा कौन, डिकम्पोजर। सोर्स ऑफ एनर्जी सबका कौन है, सन है। GFC ग्रेजिंग फूड चेन, टेरेस्ट्रियल फूड चेन में कैसे चलता है, ग्रास T1, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर T2, ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग T3, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नैक T4, T4 को कौन खाएगा, ईगल खान। GFC वाटर, पानी में कैसे चलता है, ध्यान से देखना। फाइटोप्लैंक्टन, माइक्रोब्स, जो माइक्रो पार्टिकल्स, सुनो,
माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट्स होते हैं उसको फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, पेड़ पौधे ही होते हैं, ऊपर हमको नंगे आँख से नहीं दिख सकता, ठीक है। तो क्योंकि वो भी प्लांट है तो प्रोड्यूसर होगा, तो क्या कहलाएगा आपका T1। उसको खाएगा कौन, माइक्रोस्कोपिक जो एनिमल होते हैं जो नंगे आँख से नहीं दिखते हैं वो जू प्लैंक्टन कहलाते हैं, तो कौन खाएगा जू प्लैंक्टन, तो T2। इसको खाएगा स्मॉल फिश T3, उसको खाएगा लार्ज फिश T4। डेट्रीटियस फूड चेन, सड़ने गलने वाला फूड चेन, ध्यान से देखिए आइए। डेट्रीटियस फूड चेन जो मरेगा स्टार्ट विद डेट्रीटस, डेड ऑर्गेनिक मैटर, कोई मर गया तो कैसे मर गया वो बॉडी, उसको कौन कहा आर्थों, आर्थों को कौन कहा गौरैया, गौरैया को कौन कहा फाल्कन। पैरासिटिक फूड चेन या ऑक्सिलरी फूड चेन, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म रिड्यूट एट हायर ट्रॉफिक लेवल, कहता है कि धीरे धीरे जैसे ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाएंगे साइज ऑर्गेनिज्म घट जाएगा। ट्री, उसके ऊपर कौन बैठेगा, हर्बीवोर बर्ड, उसको कौन खाएगा लाइस एंड फिश, याद रहेगा। आइए फूड वेब, फूड वेब इंपॉर्टेंट है, फूड वेब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिव सवाल व्हाट इज़ फूड वेब पूछता है कभी कभी, ठीक है, और सवाल भी पूछता है। द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, बहुत सारा फूड चेन जब मिलकर एक इंटरकनेक्ट नेटवर्क बना देता है, ठीक है, एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन ए बायोटिक कम्युनिटी, किसी बायोटिक कम्युनिटी में विभिन्न प्रकार के फूड चेन मिलकर कनेक्ट चेन बना देता है। फूड वेब प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम, ये लाइन याद रखना, ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट है। फूड चैन से ज़्यादा स्टेबल कौन है, फूड वेब, क्योंकि फूड वेब में ज़्यादा भोजन के ऑप्शन मिल जाते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड वेब प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम, फूड वेब ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ द टेस्ट प्रेफरेंसेस, है ना, टेस्ट की वजह से, एंड पार्टिकुलर फूड, ठीक है, एबिलिटी ऑफ द फूड, पार्टिकुलर फूड, याद रखना ये लाइन कि फूड चेन भी तो चल रहा था लेकिन फूड वेब क्यों आया, तो फूड वेब हमारे पास क्या करेगा, पहला तो हमको स्टेबिलिटी देगा इकोसिस्टम के, और हमको ऑपरेट्स टेस्ट प्रेफरेंसेस भी देगा, दूसरा पार्टिकुलर एबिलिटी ऑफ द फूड, कोई फूड अगर नहीं रहेगा चैन में तो दूसरा फूड खा लेगा और चैन में चले जाएगा, किस में चले जाएगा, वेब में चले जाएगा। 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो, मोस्ट VPI फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10% फ्लो एनर्जी फ्लो किसने दिया था, लिंडमैन ने। क्या कहता है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल से जब हम लोग दूसरे ट्रॉफिक लेवल जाएंगे तो 10% एनर्जी ही मिलेगा, 90% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो देखो अकॉर्डिंग टू लिंडमैन ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर ट्रॉफिक level, one trophic level to the another trophic level, while 90% energy is consumed in ingestion, respiratory loss and maintenance of the body। तुमसे पूछेगा कि कहाँ लॉस हो गया, तो सांस लेने में, खाने में, ठीक है, बॉडी को मेंटेन करने में, रेस्पिरेटरी लॉस में। तो आपको बताए थे सन से अगर 1 लाख आएगा तो 1% ही करता है कौन कैप्चर, प्लांट, तो 1 लाख का 1% कितना हो जाएगा, लगभग 10,000 किसको मिला, प्लांट को। इसका 10% अगले हमें ट्रांसफ़र होगा तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 100, उसका 10% कितना हो जाएगा 10, उसका 10% कितना हो जाएगा 1, तो 90% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इस डायग्राम को मोस्ट VPI करो, 10% लॉ ऑफ एनर्जी है भाई, मोस्ट VPI, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन आएगा बाबू, आपको बार बार कराया है, नोट्स में जाके देख लो, ठीक है। आओ, रेस्पिरेटरी लॉसेज इंक्रीज ग्रेजुअली ट्रॉफिक लेवल, कहता है कि ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ते हैं रेस्पिरेटरी लॉस बढ़ता है। अब देखिए दो लाइन दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, NCERT का दिया, स्टैंडिंग क्रॉप या स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इकोसिस्टम पर यूनिट एरिया, कहता है कि किसी इकोसिस्टम में पर यूनिट एरिया में जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं स्टैंडिंग स्टेट कहलाता है, जबकि अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास प्रेजेंट पर यूनिट एरिया इन इकोसिस्टम, बायोमास ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग बोलेंगे स्टैंडिंग क्रॉप और इनऑर्गेनिक मैटर को बोलेंगे स्टैंडिंग स्टेट बोलेंगे, ठीक है। अब आज का और इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चैप्टर टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं हम लोग, इकोलॉजिकल पिरामिड, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा। इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन के सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल को ग्राफिकली जब हम लोग रिप्रेजेंट करने, इन दिस प्रोड्यूसर आर एट बेस, सबसे नीचे कौन रहेगा प्रोड्यूसर, सबसे ऊपर कौन रहेगा कार्निवोर, है ना, और बीच में कौन रहेगा आपका इंटरमीडिएट रहेगा। तो पिरामिड ऑफ नंबर अभी बताएंगे, ध्यान से देखो। पिरामिड ऑफ नंबर के प्रकार देखो, सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर को हम कहाँ पर देखें, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड पोन इकोसिस्टम और अपराइट। पहले डायरेक्ट पूछा कैसा होता है, अपराइट होता है। अब देखो अपराइट कैसे हो, ध्यान से देखो। पहला देखो, ये वाला देखो, तो अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। सुनो, ग्रासलैंड मतलब किसी जंगल में चले गए तो सबसे नीचे कौन रहेगा बेस पे, प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब हरे भरे घास फूस, उसको कौन खाएगा कंज्यूमर, उसको कौन खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और सबसे ऊपर कौन खाएगा टर्सरी कंज्यूमर। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो संख्या घटते जाता है, तो सबसे कम कौन टॉप, सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूसर। तो जब इसका हम लोग ग्राफ बनाए तो ऐसे बना, तो इसका शेप जब देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा, अपराइट दिखता है। कैसा दिखता है, अपराइट। कैसा दिखता है, अपराइट। ध्यान से देखो, घटते क्या, और इसको जब शेप देखेंगे तो अपराइट पिरामिड देखें, किस में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ध्यान रखना पूछता है। दूसरा देखो,
किसका देख रहे हैं, नंबर देख रहे हैं, पिरामिड नंबर का अगर संख्या की बात करें तो अब देखो तालाब में अगर हम चले गए पौंड में तो मतलब तालाब में, तो फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक पौधे की संख्या बहुत ज़्यादा, उसको खाने वाले की संख्या और कम हो गया, उसको खाने वाला और कम फाइनली कम। तो इसका भी जब नंबर का अगर आप बनाएंगे तो कम हो जाएगा, तो अपराइट बनेगा। लेकिन यहीं पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये ऑप्शन ए का चल रहा था ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब यहीं पर देखें इन्वर्टेड केस में बनना, ध्यान से देखो, पिरामिड ऑफ नंबर, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर ट्री इकोसिस्टम में। ट्री इकोसिस्टम में देखो कोई एक पेड़ है, उस पेड़ पे बहुत सारा चिड़िया बैठा हुआ है, और उस चिड़िया के अंदर कैसा है, बहुत सारा पैरासाइटिक उसके बॉडी में है, मान लो बैक्टीरिया वगैरह है। तो एक तो पेड़, उस पर बहुत सारा चिड़िया, उस चिड़िया पे बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो उल्टा बनता है, कैसा बनता है, उल्टा। तो उल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर हमको कहाँ देखना है बाबू, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ध्यान देना, इन्वर्टेड बना। दूसरा देखिए स्पिंडल शेप, एक ट्री है, उस पर एक क्या है, बहुत सारा चिड़िया है, और ऊपर से एक हॉक आया, गिद्ध आया, सारा चिड़िया को खा लिया। तो देखो स्पिंडल शेप बनेगा, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, पिरामिड ऑफ बायोमास, मतलब वजन की बात करेंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा वजन कहाँ बन रहा है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर में बहुत सारा बन रहा है, ठीक है, उसको खाने वाला कम हो गया, उसको खाने वाला कम। तो डाइवेट देखो इन्वर्टेड एक्वाटिक इकोसिस्टम में, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, सॉरी, पहला पिरामिड ऑफ बायोमास, ये वाला ग्राफ देखो, इन टेरेस्ट्रियल में मतलब वजन किस में है, तो प्राइमरी प्रोड्यूस में बहुत ज़्यादा वजन है, उसको खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर का और कम वजन हो गया, उसको खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर और सबसे खाने वाला कम। तो हम लोग जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता गया, हमारा जो वजन है कम होता गया। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ग्राफ कैसा बन रहा है, अपराइट, कैसा बन रहा है, अपराइट। अब देखो फिर हम लोग देखेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम में, पानी के अंदर क्या हो रहा है, देखो बहुत छोटे छोटे पेड़ पौधों को कौन खाया, छोटी छोटी जानवर, छोटे छोटे जानवर कौन खाया, बड़ी छोटी मछली कौन खाया, बड़ी मछली। मतलब कि हम बढ़ते जाते हैं और हमारा वजन क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है, क्या होता है, जबकि यहाँ पर घटता जाता है। यहाँ पर कैसा हो रहा है, ध्यान से देखो, बायोमास में दो केस है, एक तो हम लोग मिट्टी में देखेंगे और एक पानी में। तो मिट्टी में जैसे ही ऊपर जाते जाते हैं तो वजन घटता जाता है, तो ग्राफ को जब दिखाएंगे तो हम लोग को अपराइट मिलेगा। पानी में देखो छोटी मछली कौन खाया, बड़ी मछली को और बड़ी मछली, तो बड़ा होते गया और ऑर्गेनिज्म का साइज भी बढ़ता गया, वजन भी बढ़ता गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तुम्हारा इन्वर्टेड बनता है, कैसा बनता है, इनवर्टेड बनता है, ध्यान रखना। और मोस्ट बीबीआई मेरे तरफ से गिफ्टेड सवाल, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज क्या होगा बाबू, अपराइट होगा, ज़िंदगी भर अपराइट होता है, सीधा होता है। देखो 10 लाख था, यहाँ पर 1 लाख था, 1 लाख से कितना परसेंट, 1% एब्जॉर्ब हुआ, तो 10,000 से अगला एनर्जी में कितना जाएगा, 100 से कितना जाएगा, 1%। तो इसका जो एनर्जी, क्योंकि हर एक स्टेप ट्रॉफिक लेवल पे 10% लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, तो जब ग्राफ बनाएंगे तो हमको हमेशा अपराइट दिखेगा। तो मोस्ट बीबीआई सवाल फ्रॉम माई साइड याद होना, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, याद रहेगा। अब आइए, नॉट प्रोड्यूसर प्लांट कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट। जाहिर सी बात है, आपको तो पता है, सिर्फ 1% एनर्जी ऑब्जर्व कर। लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, इसका नुकसान क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड का, डू नॉट एज्यूम सम स्पेसीज, ठीक है, बिलोंग डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। कहता है कि कुछ और भी स्पेसीज है जो बिना अलग ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करता है, उसको कोई जगह दिया गया नहीं गया। ओनली कंसिडर द सिंपल फूड चेन, इसमें सिंपल, डू नॉट कंसिडर द फूड वेब। इकोलॉजिकल पिरामिड का जो ग्राफ दिखा है तो उसमें फूड वेब को नहीं माना गया, सिर्फ फूड चेन का वाला ही दिखा रहा है, ठीक है। सेप्रोफाइट्स, डिकम्पोजिसर, ठीक है, माइक्रोब्स एंड डेटिटस आर गिवन प्लेस इन पिरामिड, उसको कोई जगह दिया गया नहीं गया। आइए और थोड़ा सा टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेस का मतलब क्या है, सिक्वेंशियल चेंज, बदलाव, ठीक है। इसको किसने दिया था, हॉल्ट ने। ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया, किसी एरिया में धीरे धीरे जो बदलाव आता है उसी को सक्सेशन कहा गया है। स्पीसीज कंपोजिशन चेंजेस विद ड्यू टाइम ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। कहता है कि किसी जगह में जो प्रजाति का जो कंपोजिशन बदलता है किसकी वजह से, दो फैक्टर की वजह से, एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट, विच लीड टू फाइनली ए कम्युनिटी, और आगे जाके क्या बना देगा, कम्युनिटी डेट इज नियर इक्विलिब्रियम विद इन्वायरमेंट एंड कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। फाइनली जो बनेगा वो क्या बनेगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनेगा। दिस चेंज इज ऑर्डरली, हमेशा होते रहेगा, ना सीक्वेंशियल, सीक्वेंस के हिसाब से, ना पैरेलल चेंज विद द फिजिकल इन्वायरमेंट। टाइप्स ऑफ सक्सेशन, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव सवाल निकलेगा। टाइप्स ऑफ सक्सेशनल कम्युनिटी, सबसे पहले जो इस दुनिया में आया था तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पायनियर कम्युनिटी, ठीक है। फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी विच डेवलप इन द बेयर एरिया, ठीक है, चट्टान में, नंगे जगह में, जहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, दुनिया था, उस जगह सबसे पहले कोई चीज़ ग्रो किया, जो भी आया मार्केट में उसको पायनियर कम्युनिटी बोलेंगे। और एग्जाम्पल में देखो, लाइकेन ऑन रॉक, चट्टान में सबसे पहले कौन ग्रो किया बाबू,
लाइकेन। तो लाइकेन आपका क्या कहलाएगा, पायनियर कम्युनिटी कहलाएगा। फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन इन पॉन्ड, तालाब में पानी में सबसे पहले जो मार्केट में दुनिया में सबसे पहली बार आया, अगर प्लांट की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन और एनिमल की बात करें तो जूप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और लाइकेन्स ये क्या आपका पायनियर कम्युनिटी आएगा। उसके बाद जितनी भी आएगा बीच में सारा का सारा क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन या फिर सीरियल कम्युनिटी। ठीक है, तो मिड कम्युनिटी बिटवीन पायनियर एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, जैसे कि सरप्स, ब्रायोफाइट, स्टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और फाइनली क्या बनेगा, एंजियोस्पर्म आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी। याद रखना, ध्यान से देखो, क्लाइमेक्स कम्युनिटी इट इज लास्ट कम्युनिटी इन बायोटिक सक्सेशन विच इज स्टेबल। ये स्टेबल हो गया एंड नियर इक्विलिब्रियम, जैसे कि फॉरेस्ट। ठीक है, याद रखना ये बात बहुत अच्छे से। सक्सेशन ऑफ प्लांट, कुछ एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में, देख लो। जेराक सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन ऑन द रॉक, चट्टान में सबसे पहली बार जो सक्सेशन हुआ जेराक सक्सेशन कहेंगे। दिस सक्सेशन फाइनली प्रोग्रेस फ्रॉम जेरिक टू मैजिक कंडीशन, मतलब मिट्टी बन गया वहाँ पे, पहले चट्टान था मिट्टी बन गया। तो चट्टान में पायनियर कम्युनिटी सबसे पहली बार कौन था, लाइकेन। आपको बताया भी दिस एक्सलरेट द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ये तेजी से मिट्टी बनने के निर्माण को बढ़ा दिया। एंड मेक्स द हैबिटेट, और रहने की जगह को मोर सूटेबल फॉर द नेक्स्ट सेरल स्टेज। ट्रांजिशनल या कम्युनिटी सेसेस दिस काउज मोर फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक्स एंड मोर एक्यूमुलेशन, और तेजी से मिट्टी बनेगा और फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा क्लाइमेक्स में चले जाएगा। तो देखो, ट्री फॉर्मिंग स्टेबल स्टेज, फॉरेस्ट कम्युनिटी, दिस आर स्टेबल एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्या क्या बना, सबसे पहले लाइकेन क्या हो गया, पायनियर, ब्रायोफाइट्स, हर्ब्स ब्रायोफाइट्स क्या हो गया तुम्हारा, ट्रांजिशनल, और फाइनली क्या बना, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली हाइड्रैक सक्सेशन। हाइड्रैक आपको पता है हाइड्रैक सक्सेशन में क्या होगा, तो सक्सेशन इन एक्वाटिक, पानी में है तो हाइड्रैक ही बोलेंगे, फ्रेशली फॉर्मेड पॉन्ड। दिस सक्सेशन फाइनली प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मैजिक कंडीशन। तो सबसे पहले पानी में कुछ नहीं था तो कौन था, फाइटोप्लैंक्टन, सूक्ष्म पेड़ पौधे, सबमर्ज प्लांट आया, रेड स्वाम स्टेज आया, मार्स वीडो आया, सिस्क्रब आया, फॉरेस्ट। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या हो गया, पायनियर, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, सेरल, और फाइनली फॉरेस्ट क्या हो गया, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इस प्रकार का आपका ये चैप्टर हो गया इन। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ दिखाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क आउट कर लो। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, आपका इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सवाल एक ऑब्जेक्टिव का फिक्स किया है, पिरामिड ऑफ एनर्जी आप देख लेना। ठीक है, ग्राफ सब देख लेना। ठीक है, फूड वेब का डेफिनेशन हर हाल में आपको याद करके जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लेना डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ठीक है, कौन कौन सा स्टेप है। ठीक है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, ये सब होने के बाद आपको इंपॉर्टेंट ये वाला ग्राफ। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बायोटिक कम्युनिटी प्रोड्यूसर T1, T2, T3, T4। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, पर आप एक बार रिवाइज करके चले जाना। ठीक है, इतना करने के बाद अब इससे जुड़ा हुआ जितने भी MCQ है हम लोग जाके देख लेंगे अभी। ठीक है, चलिए आइए बच्चों, जैसे कि हम लोग चैप्टर को रिवाइज कर लिए हैं। ठीक है, चैप्टर को रिवाइज क्या कर लिए, इकोसिस्टम को रिवाइज करने के बाद इकोसिस्टम के जितने भी सवाल हैं 2013 से 2025 तक पूछा गया सवाल सारा को सारा रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं, ताकि हम लोग को एक ट्रस्ट बन जाए। आइए, तो पहले हम लोग MCQ देखेंगे। ये अपने बुक्स का क्वेश्चन है, MCQ कहीं से भी ला सकते हैं। आइए, तो पहला सवाल देख लीजिए, टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। तो पहले लाइन आपको बताया इकोसिस्टम किसने दिया था, एजी ट्रांसले। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट कौन हो जाएगा, हवा तो होगा नहीं, वाटर भी नहीं होगा, सनलाइट भी नहीं होगा, कौन होगा, प्रोड्यूसर कौन होता है, ग्रीन प्लांट्स। तो ये बायोटिक है जिसमें जान हो। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, तीसरा नंबर का देखिए। तो अब तीसरा नंबर क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी नहीं पूछा है, सेकेंडरी पूछा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू, तो सेकेंडरी कौन होगा, प्रोड्यूसर तो होगा नहीं क्योंकि वो तो प्राइमरी हो जाता है। कार्निवोर होगा नहीं, हर्बीवोर कौन होता है, जो प्रोड्यूसर को खाता है। तो ऑप्शन बी चले जाएगा, 2 चले जाएगा। चौदह हुई जो फॉलोइंग डीकम्पोजिशन, सराहने का कौन, फंगी एंड एल्गी है, एल्गी नहीं होगा। फंगी एंड वायरस नहीं होगा। फंगी एंड बैक्टीरिया बिल्कुल सही है, सी चले जाएगा, ऑप्शन सी। गोइंग डाउन फ्रॉम इनऑर्गेनिक मेटल सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स, तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो सोल्यूबल मेटल्स जो नीचे जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। डिकम्पोजर हमेशा कैसा होगा, हेटरोट्रॉप्स होगा। ठीक है, नॉट ए प्रोड्यूसर, ध्यान देखना, नॉट ए प्रोड्यूसर, उत्पादक नहीं है। तो एगारिकस कॉम्पेस्टिस एक एल्गी का नाम, फंगाई का नाम है। फंगाई हेटरोट्रॉप्स होता है जो कभी उत्पादक नहीं होता। बाकी नोस्टोक क्या होता है आपका, एल्गी है, सॉरी नोस्टोक आपका बैक्टीरिया है, पर कौन सा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ये फोटोसिंथेसिस करता है। स्पाइरो वगैरह आपका एल्गी है, वोलबॉक्स भी क्या है, एल्गी है। तो ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 11 का है ये वाला। ठीक है,
फिर सवाल दिया है 8 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइज इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर को कौन इस्तेमाल करता है? प्लांट्स करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस। आपको क्या बोले थे, दुनिया में सेकेंडरी प्राइमरी जब भी फर्स्ट टाइम किसी इस जगह पे बनता है तो उसको प्राइमरी बोलते हैं, उसके बाद जब दूसरी बार बनता है तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं। मान लो कोई जंगल था, उस जंगल में आग लग गया, आग लगने के बहुत दिन बाद जब नया पेड़ पौधा वहाँ ग्रो करोगे तो सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ होता है? मिट्टी में? बिल्कुल नहीं। इन डिग्रेडेड फॉरेस्ट, देखो फॉरेस्ट को जला तला देंगे, फिर बाद में जब पेड़ पौधे होते सेकेंडरी हो जाएगा। जबकि रॉक्स में, चट्टान में प्राइमरी होता है, न्यूली फॉर्मेड पॉन्ड्स में भी प्राइमरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फूड चेन, चेक करो इसको अच्छा से। ग्रास वीट मैंगो, बिल्कुल नहीं। ग्रास काउ ग्रास नहीं होगा। ग्रास गोट लायन, बिल्कुल सही है, सी नंबर। ठीक है, हाँ, फ्लो ऑफ एनर्जी फूड चेन ऑफ इकोसिस्टम, दिस इज मोस्ट बीवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मोस्ट बीवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान से देखो, मोस्ट बीवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन, अपराइट नहीं होता। ग्राफ कैसा होता है? अपराइट्स, और डायरेक्शन हमें होगा यूनिडायरेक्शनल, याद रखना। ग्रीन प्लांट्स इन इकोसिस्टम हमेशा क्या होगा? इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट्स क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है। विच ऑफ टाइप ऑफ पिरामिड नेवर इन्वर्टेड, कौन कभी उल्टा नहीं होगा, हमेशा सीधा होगा? कौन? पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कैसा होगा? अपराइट, क्या बोलते हैं? अपराइट। ये तीनों 11, 12, 13 जो ऑब्जेक्टिव है मोस्ट भी, ध्यान से देखो इसको, 11, 12, 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता है, एक तो पूछेगा ही, ध्यान से देखो। क्लाइमेक्स कम्युनिटी प्रेजेंट इन विच एरिया, इक्विलिब्रियम में रहेगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, इस प्रकार चैप्टर को रिवाइज कर ले। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पिरामिड ऑफ एनर्जी आपको बता ही दी है। ठीक है, थोड़ा सा आपको देख लेना है यहाँ पर बाबू। राइट नोट ऑन कार्बन साइकिल को थोड़ा सा कर लेना। कार्बन साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल हम नहीं कराए हैं आपको। ठीक है, बाकी सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल 2 ही होता है, रट लेना है सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, ठीक है। फॉस्फोरस और सल्फर को बोलते हैं सेडिमेंट्री साइकिल, जबकि नाइट्रोजन, कार्बन आपका क्या हो गया बाबू? गैसियस साइकिल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गैसियस साइकिल। नाइट्रोजन और कार्बन किसके फॉर्म में? गैसियस। जबकि फॉस्फोरस और सल्फर किस में था? सेडिमेंट्री साइकिल। तो एक बार थोड़ा सा बुक से इसको आपको हम स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे, ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, आपको हम स्क्रीनशॉट दे देते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, ये तो इस प्रकार हम लोग का इकोसिस्टम हो गया रिवाइज, सारा क्वेश्चन कर लिए। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ आप ज़रूर जाइए, एक बार इसको देख लीजिए और लिखने का कोशिश कीजिए, और डीपीपी जाके कर लीजिए। एकदम 2-3 दिन का टाइम है, डीपीपी जाके कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद जैसे हमारे पास तीसरा चैप्टर जो मोस्ट भी आई है, बायोडाइवर्सिटी पर आ रहे हैं। ठीक है, हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो जैसे कि आपको पता है हम लोग इकोलॉजी का तीसरा चैप्टर लेके आ गए हैं, और चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये चैप्टर आपका मानिए कि आपका जनरल नॉलेज की तरह है। ठीक है, किसके तरह है? जनरल नॉलेज की तरह। तो देखते जाइए, सुनते जाइए, बहुत बेनिफिट होने वाला है। 5 नंबर या एक सवाल यहाँ से निकालेंगे, बाकी ऑब्जेक्टिव बहुत सारा सवाल निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आइए। तो सबसे पहले तो आपको टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने। किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने। बायोडाइवर्सिटी क्या है कि एक ही जगह में विभिन्न प्रकार के स्पेसीज़ के पाया जाना, जैसे कि स्पेसीज़ A, B, C, D, E इत्यादि, एक ही जगह में विभिन्न प्रकार के स्पेसीज़ के पाए जाने को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। जैसे कि द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए स्पेसिफिक एरिया।